तो एक बार फिर से शुरू करना है हमने को। हम पढ़ के आ रहे थे फर्स्ट चैप्टर ना, इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा, एक बार फिर से देख लो। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। रिकॉर्डिंग यानी लिखना है, क्लासिफाई करना यानी उसको अलग अलग करना है हमको आइटम वाइज। समराइजिंग यानी हमें समरी बनानी है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मीनिंग निकालना। मीनिंग निकालने से क्या मतलब है कि जो भी आपने रिकॉर्ड किया है उसका आपको इंटरप्रिटेशन करना है, उसका एंड रिजल्ट देखना है कि हमको इससे रिजल्ट क्या मिला, ये है इंटरप्रिटेशन। कंपेयर करना है हमको कि हमारा पास्ट परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस कैसा है, हमारे पड़ोसी का परफॉर्मेंस कैसा है और हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स देयर ऑफ। आपके जो भी यूजर हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उन यूजर्स को आपको कम्युनिकेट भी करना है। उसके बाद द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड ओनर, क्रेडिटर, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉय। इंटरनल एक्सटर्नल कल अपन ने बात कर ली थी। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन, हमको क्या अकाउंटिंग हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है। पहला, रिसोर्सेस अवेलेबल, हमारे पास क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। दूसरा, एक तो क्या देता है कि हमारे पास रिसोर्सेस, क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, क्या इंफॉर्मेशन देता है। एक, आपके पास क्या रिसोर्सेस अवेलेबल क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। दूसरा क्या कहता है, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेस हैव बीन एम्प्लॉयड, किस तरीके से आपने जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनका यूज किया है। उसके बाद द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज, और उनको यूज करके आपको क्या रिजल्ट मिला। तो पहला तो क्या है, आपके पास रिसोर्स क्या है। दूसरा है कि एम्प्लॉयड कैसे किया आपने उसको, एम्प्लॉयड मतलब आपने उसको यूज कैसे किया। ठीक, तीसरा क्या है कि आपको उससे रिजल्ट क्या मिला। तीन वर्ड हो गए, पहला रिसोर्स, दूसरा एम्प्लॉयड और फिर उसका रिजल्ट। ठीक है, कि हमारे पास जो रिसोर्स था उसको यूज करके हमको क्या मिला है। बराबर है, डन। आगे बढ़ू, चलो। इट शोज द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, दैट इज कैपिटल। ओनर्स इक्विटी का मतलब दूसरे शब्दों में क्या होता है, कैपिटल, मालिक का पैसा। ओनर्स इक्विटी मतलब मालिक का पैसा, जो बिजनेसमैन है उसका पैसा। एसेट्स मतलब यदि हमें किसी से पैसा लेना है, एसेट है, हम किसी भी का यूज करके इनकम जनरेट करेंगे। बोर्ड का मैं यूज करता हूँ, टैबलेट का यूज करता हूँ, ये लैपटॉप का यूज करता हूँ, टीवी का यूज कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, टीचिंग में, इससे मैं इनकम जनरेट करता हूँ। तो ये सारी चीजें मेरे लिए क्या है, एसेट्स हैं। बराबर। लायबिलिटी मतलब मेरी देनदारी, मैं लाइट जलाता हूँ, लाइट का बिल भरना पड़ेगा मेरे को, तो ये मेरी लायबिलिटी है। ठीक है, अब इन जब एसेट्स को मैंने खरीदा तो खरीदने में, मैंने परचेस करने में, एक्वायर करने में कुछ पेमेंट लगाया होगा, और जो मैंने पेमेंट लगाया वो क्या है, कैपिटल है। यानी बिजनेस को शुरू करने के लिए मैंने जो भी लगाया है वो सब क्या है, कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो बच्चा, सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग क्या है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। कम्युनिकेशन मतलब सूचना का आदान प्रदान करना, एक सूचना को दूसरे को बताना। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को क्या कहा गया है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, फिर ये सारी डेफिनेशंस अपन ने कल देख ली थी, अब हम इन डेफिनेशंस के पीछे नहीं पड़ेंगे। ठीक है, बराबर है ना, कोई दिक्कत। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग की क्या कैरेक्टर है, जो डेफिनेशन है वही कैरेक्टर में आ जाएगा। देख लो,
सबसे पहले हमने क्या देखा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वेदर एंड इवेंट वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस को रिलेटेड होगा तो ही रिकॉर्ड करोगे, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, बराबर है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ money. This involve identifying major transaction and events that are part of economic activity. Economic activity यानी business activity. For example, purchase of raw material or sale of finished good by firm. कोई भी फर्म यदि रॉ मटेरियल खरीदती है तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, या कोई फिनिश्ड गुड को सेल करती है तो वो भी क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक। दूसरा, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी वैल्यू उसकी होना चाहिए तो ही उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी चीजें नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे किसी की क्वालिटी, किसी का एजुकेशन लेवल, इसको आप मनी टर्म में मेजर नहीं कर सकते तो इसको आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, ठीक। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री पास करना। क्लासिफाइंग पढ़ लो एक बार। क्लासिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। क्या बोला इसने, एक ही नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको सबको ग्रुप कर दो, ग्रुप कर दो, ग्रुप मतलब इकट्ठा करना, ग्रुप मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करके एक ही जगह लिख दो, एट वन प्लेस, बराबर है। मतलब मैं जैसे मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था कि जैसे परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक साथ लिख दो तो वो क्या है, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग कोई डाउट भी पूछा था ना तुमने, क्लासिफाइंग का मतलब क्या है, तो क्या है, एक प्रोसेस है किसकी, ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कैसे, ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, एक ही तरह के ट्रांजेक्शन को एक साथ एक जगह लिख देना ही क्या है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल और द सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड आर पोस्टेड इन द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नोन एज लेजर, और यही क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है, ठीक है, बराबर है। दिस ठीक है ना, आगे बढ़ो। समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस, तो समराइजिंग दिस इन्वॉल्व presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external users of financial statement। मतलब जब डाटा को आप इस तरीके से क्लासिफाइड कर देते हो कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, उससे कोई मीनिंग निकाला जा सके, उससे कोई डिसीजन लिया जा सके, तो वो क्या कहलाता है, समराइजिंग, ठीक है, बराबर। आगे चलूं, समराइजिंग के अंदर क्या क्या आता है, ट्रायल बैलेंस आता है, और ट्रायल बैलेंस से क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। और यही चीज क्या कहलाता है, फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी आपका डाउट था, सही है ना, डाउट में था ना ये, क्या Analysis and interpretation of the financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment। क्या बोल रहे हैं ये, कि इसका मतलब है data are carried out so that user of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of business। मतलब वो मीनिंग निकाल सके कि मुझे प्रॉफिट है या लॉस है, यही है क्या है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है। जब आप इवैल्यूएशन करते हो, कैलकुलेशन करते हो कि मेरे को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, या फिर मेरी पोजीशन कैसी है, मेरे पास कितनी एसेट और कितनी लायबिलिटी है, तो ये जब आप कैलकुलेशन करते हो तो यही क्या कहलाता है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। डन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कैरेक्टर चल रहे थे अभी तक, कैरेक्टर में क्या क्या आ गया, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समरी, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसको करना है, जो आपके यूजर्स हैं, कौन कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्यों करना है, ताकि वो अपना एप्रोप्रिएट टाइम से सही समय पर सही डिसीजन ले लें, बराबर है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। किसी ने कहा कि मेरी बुक में 6 हैं तो हम 6 पढ़ लेंगे। बुक से घबराना मत, मेन इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट,
वो क्लियर होना चाहिए। तुम्हारी बुक जो भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास है, उसको तुम कभी भी पढ़ सकते हो। मेरे पास आए हो तो क्यों आए हो? तुमको एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए, सीधी सी बात है। आसान लैंग्वेज में चाहिए और एक्स्ट्रा चाहिए, ताकि हमें थोड़ा सा सब्जेक्ट हमारा आसान हो जाए। दूसरी चीज, जब हम 11th क्लास में आए और कॉमर्स लिया हमने तो टोटल नया है, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो तुमने कभी जीवन में सुने ही नहीं, तो जरूरी नहीं है कि उनका मीनिंग, उनका मतलब एक बार में ही समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे, 2-4 दिन जब क्लास के हो जाएंगे तो अपने आप चीजें समझ में आने लग जाएंगी। थोड़ा मैं आपको समझूंगा, थोड़ा आप मुझे समझेंगे, जो हमारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ें तो देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आर, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? पहला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आप अकाउंटिंग क्यों करते हो? ताकि आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के जो भी प्रिंसिपल हैं उन प्रिंसिपल को फॉलो करके हम उसको आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्या है? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। कोई भी बिजनेस करोगे जिसमें पैसा लगाया है आपने, तो देखो मेरी बात सुनो, यदि आप बिजनेस नहीं करते तो आप क्या करते? उस पैसे को बैंक में जमा कर देते। जब आप उस पैसे को बैंक में जमा करेंगे तो क्या होगा? तो डिटरमाइन, पहला हो गया मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, दूसरा डिटरमाइनिंग प्रॉफिट या लॉस, तीसरा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आप बहुत अच्छे समझते हो, एसेट लायबिलिटी, है ना। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के पास क्या फैसिलिटी हो जाएगी कि वो डिसीजन मेकिंग के काम आएगा, कंट्रोल करने के काम आएगा। भाई उसको मालूम रहेगा कि क्या लेना देना है, क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो कंट्रोल रख पाएगा। उसके बाद बजट बना पाएगा। वो बजट मतलब वो ये देख पाएगा कि मेरे पास कितना इनकम है और क्या मैं एक्सपेंस कर सकता हूँ। फोरकास्टिंग, अनुमान लगाने के काम आएगा उसका। कैसे? डिसीजन मेकिंग, फर्दर बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो आगे क्या कदम उठा सकता है, इसका डिसीजन मेकिंग में काम आएगा। उसके बाद प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, आपके जो यूजर है इंटरनल एक्सटर्नल, उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। देखो आपको जब ये मालूम रहेगा कि मेरे पास क्या एसेट्स और क्या लायबिलिटी हैं, तो आप उसकी रक्षा भी कर पाओगे, सिक्योर कर पाओगे, वो वेस्ट होने से उसको आप बचा पाओगे, बराबर। तो ये थे ऑब्जेक्टिव 6। देखो मैं एक इंसान हूं, तुमने कहीं और पढ़ा होगा तो वो भी एक इंसान है। हर इंसान की सोचने का तरीका अलग होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है ना। हो सकता है तुमने जब स्कूल में पढ़ा हो तो तुम्हारे मास्टर साहब ने कुछ अलग तरीके से पढ़ाया, तो घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। हमने तो सर से पढ़ा ही नहीं था, मतलब इसने ही पढ़ा था सर, मैंने तो क्लास ही नहीं थी अकाउंट्स पे। तो टेंशन लेने का नहीं, सबके विचार अलग होते हैं, इसलिए बुक्स सबकी अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जितना भी ज्ञान मिल रहा है सब ले लो, बराबर। अगला है फंक्शंस। फंक्शंस में भी यही चीजें आ जाएंगी। देखना क्या आया? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, है ना। जो मैंने शुरुआत में बोला था तुमको पहले लेक्चर में, ये डेफिनेशन अच्छे से देख लो, इस डेफिनेशन में तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। यही ना, मैं आइडेंटिफिकेशन, हाँ, तो देखो पहला क्या आ गया? अब फंक्शन में पहला अकाउंटिंग, फंक्शन मतलब कार्य, तो अकाउंटिंग क्या काम करता है? सीधी सी बात है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उसके बाद क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। और क्या करता है? लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। लीगल रिक्वायरमेंट मतलब आपके क्या टैक्स लायबिलिटी होगी, आपका कंपनी एक्ट का क्या रेगुलेशन है, क्या लॉ कहता है, उसको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन है, किसी ने आपको कुछ भी पूछा तो आप उसको बता पाओगे। उसके बाद असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, असिस्टेंस मतलब सहायता करना, असिस्टेंस मतलब क्या होता है? मदद करना, हेल्प करना, सहायता करना। तो असिस्टेंस टू मैनेजमेंट मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा ना, बराबर है, और कंट्रोल बना के रखेगा। फिर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अब एडवांटेजेस मतलब ऑब्जेक्टिव पूरे करेगा ये, आपके जो आपने ऑब्जेक्टिव पढ़े उनको पूरा करेगा ना ये।
तो एडवांटेजेस यानी फायदे क्या हैं? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, आपके बिजनेस की आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी। उसके बाद असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, फिर से वही रिप्लेस मेमोरी, याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया है, बराबर है। उसके बाद फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, जब आप हर साल रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो आप क्या कर पाओगे? पिछले से नए का कंपैरिजन, तुलना कर पाओगे, ठीक है। फिर फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, देखो आप इससे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हो तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कितना आपके पास प्रॉफिट या लॉस हुआ है, आप उसका टैक्सेस वगैरह का सेटलमेंट कर पाओगे। फैसिलिटीज लोन्स, यदि आप प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करते हो और आप कंपनी हो और बैंक के पास जाते हो कि मेरे को लोन चाहिए, तो बैंक आपको लोन देने से पहले आपकी बुक्स चेक करती है। बुक्स चेक करने का मतलब है अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करती है कि आपके पास क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। तो आपने यदि मेंटेन कर रखा है तो आप बैंक में दे दोगे, उस हिसाब से बैंक आपको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर बिजनेस स्टार्ट होने से पहले अगर अपन लोन ले, बात की बात है, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, घर के गहने रखने पड़ेंगे, फिर सोना चांदी खूब है ना तुम्हारे पास। एविडेंस इन कोर्ट, देखो यदि कोई तुम्हारा डिस्प्यूट हो गया, मान लो कोई बंदा है जिससे तुम्हें पेमेंट लेना था 5 लाख एग्जाम्पल, उसने तुमको 3 लाख का पेमेंट किया, 2 और बचा है, पर वो कह रहा है नहीं साहब मेरे हिसाब से 1.5 लाख ही देना है, तुम्हारे हिसाब से 2 लाख देना है, तो आप उसको रिकॉर्ड प्रेजेंट कर सकते हो कि ये देख लो यार भाई साहब, ठीक। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, बिजनेस में आप सेल वगैरह कर सकते हो। इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, यदि आप इंसॉल्वेंसी में हो तो भी आपको मदद मिलेगी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? जब कोई भी पर्सन अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकता तो उसके अगेंस्ट कोर्ट केस हो जाता है और कोर्ट में वो अपने आप को दिवालिया घोषित कराता है। हाँ, कि मैं अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतनी एसेट्स नहीं है कि मैं लायबिलिटी का पेमेंट कर दूं। जो मेरी बिजनेस की एसेट है उसको बेच के आप कोर्ट को कह देता है कि आप मेरी एसेट बेचो और पेमेंट कर दो, बराबर। हेल्प इन पार्टनरशिप अकाउंट, यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो, तुम बिजनेस स्टडीज भी पढ़ रहे होंगे, है ना? उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा? ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 4-5 टाइप के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन से हैं? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब एक से ज्यादा लोग मिलकर के जब बिजनेस करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके, तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, है ना? ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो सकते हैं, सिंगल लोग ही कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। ये अकाउंट जो हम 11th क्लास का पढ़ रहे हैं, ये क्या है? सोल प्रोप्राइटर। आगे बढ़ो, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये बिजनेस को पढ़ रहे हैं, अपन अकाउंट पढ़ रहे हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, लिमिटेशंस यानी कुछ रुकावटें, डिसएडवांटेजेस। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, पूरा एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते जिनका आप मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, है ना? क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं करता ये, बराबर है। या फिर एग्जैक्ट आप ये नहीं बता सकते किस बंदे से कितना रियलाइज होगा। कल को इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या कर सकते हो? कोरोना में बहुत सारे लोग डूब गए, उनसे वसूली नहीं हो पा रही होगी, तो अब आप ये जज नहीं कर सकते। यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो ठीक है, बट ये एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। उसके बाद अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, कई बार हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो परचेस प्राइस पर रिकॉर्ड होती हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड जो पीछे लगा है जिस पे डिस्प्ले हो रहा है पूरा पिक्चर, तो ये बोर्ड मैंने लिया 2008 में, ठीक है। अब इस बोर्ड को मैंने तब कितने में लिया और आज क्या वैल्यू होगी? डिफरेंस है, क्योंकि 2008 की वैल्यू और अभी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो ये रियलिस्टिक नहीं होता, क्योंकि ये तो अभी भी बुक में उसी हिसाब से वैल्यू कैरी फॉरवर्ड करेगा जो हमने 2008 में रिकॉर्ड की होगी, ठीक है। इसलिए ये एक्चुअल फैक्ट रियलिस्टिक कभी कभी नहीं भी देता। हर केस में ऐसा नहीं है, कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर ये रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स,
क्वालिटी को इग्नोर करता है ना, सिर्फ अमाउंट को रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, जो प्राइस लेवल चेंजेस आए हैं उनको ये रिकॉर्ड नहीं करता। आपके जेब से एक्चुअल में कितना पेमेंट हुआ है या आपको एक्चुअल में कितना पेमेंट आया है, इसको सिर्फ इस बात से मतलब होता है। बराबर है? ठीक है, आगे बढ़ूं। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होगा? क्वालिटी यानी तुम्हारी अच्छाई, जो है तुम्हारी क्वालिटी, बोले ये बहुत, इसको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से कर लेती है, भाइयों के काम को बहुत अच्छे से, बर्तन बहुत बढ़िया, क्वालिटी, पेंटिंग करती है, क्वालिटी है, इंटेलिजेंट है, क्वालिटी है, मेमोरी बहुत अच्छी है, क्वालिटी है। तो ये थोड़ी रिकॉर्ड करता है, वो तो क्या रिकॉर्ड करता है, जो आप मनी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बराबर है? कोई डाउट है? फोर्थ पॉइंट वापस से अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस का ये कहना है बेटा, देखो जैसे क्या होता है, रोज के रोज चीजें महंगी होती हैं, पर अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है और वो ये क्या कहता है कि आप जो भी रिकॉर्ड करोगे वो उस अमाउंट पर रिकॉर्ड करोगे जितना आपकी जेब से एक्चुअल दिया है। ये कैमरा जिस पे स्टैंड पे लगा हुआ है, ये कैमरा जब मैं लेके आया तो मैं लेके आया इसको 1900 रुपए में, तो मैं जिस आज ये मिल रहा है 2000 का, तो मैं आप इसको 2000 का थोड़ी लिख सकता हूँ। मेरे जेब से एक्चुअल में कितना पेमेंट किया मैंने, 1900, तो मैं उसको 1900 में ही रिकॉर्ड करूंगा। आज भले ही इसका प्राइस चेंज हो गया, प्राइस चेंज को मैं अब इग्नोर करूंगा। मैंने कितना जेब से पेमेंट दिया मेरे को सिर्फ उस बात से मतलब होगा। ठीक है, और वैल्यू तो रोज चेंज होती रहती है। बराबर है? अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग बेटा, तुम शादी ब्याह में जाते हो तो मेकअप वगैरह करते हो, फाउंडेशन लगाते हो, है ना? बराबर है? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? तो जो फाउंडेशन तुम लगाते हो ना, मेकअप करते हो, वो विंडो ड्रेसिंग है, काट छाट करते हो, जो अच्छा है वो दिखाते हो, बाकी गायब, है ना? बराबर है क्या? तो अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, छटनी करना, वो चीजें दिखाना जो अच्छा इफेक्ट देती हैं, जिनसे कोई देख के, जैसे देखो बेटा, जब शादी ब्याह होता है किसी का तो फोटो भेजी जाती है, तो फोटो भेजने के लिए बहुत बढ़िया मेकअप वेकअप करके और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उस फोटो को बनवाया जाता है, फिर भेजा जाता है कि बाबा सिलेक्शन ही होना चाहिए, है ना, रिजेक्शन तो होना ही नहीं, ना तो होनी नहीं चाहिए, हाँ ही होनी चाहिए, बाद में तो हम इससे निपट लेंगे, देख ही लेंगे इसको। काट छांट करी आपने, सेटिंग की आपने उसको, अब मैनिपुलेट किया, अपने हिसाब से आपने उसको डाइवर्ट कर लिया, तो वो क्या है, विंडो ड्रेसिंग है। अकाउंट के अंदर भी यही होता है, बहुत सारा डाटा हटा दिया जाता है जो हमारे अगेंस्ट होता है या हमारे खिलाफ होता है, हम सिर्फ वो डाटा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जिसको लोन वगैरह लेना होता है वो लोग वैसा डाटा दिखाते हैं ताकि बैंक इंप्रेस होकर लोन दे ही दे, मना ना करे। ठीक है, वो है विंडो ड्रेसिंग। क्लियर है? विंडो ड्रेसिंग याद रखना, शादी ब्याह में गए तो फाउंडेशन लगा के गए। ठीक है, मतलब हम लोन लेने गए बैंक में तो हम अपने डाटा को क्या करके गए, मैनिपुलेट करके गए, है ना, डाइवर्ट करके गए हैं, हमने उसमें कुछ काट छांट कर दी, सिर्फ वो रखा जो हमारे अच्छाइयां हों, जो हमारे लॉसेस थे उनको हमने नहीं दिखाने की कोशिश की। बराबर है? आगे बढ़ जाऊं। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल है? ठीक है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, फिर से वही क्या रोल है, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। मतलब ये सब दूर ही आया है, जितने भी तुमने पॉइंट पढ़े हैं सभी में क्या आया है, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, स्टडी करने, एविडेंस इन कोर्ट, अदर, सब कुछ वही है जो हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से याद रखना इसको। ठीक है, पूरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है या फुल्ली डिस्प्ले हो रहा है ना? पूरा दिख रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है ये समझो। बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आर। सीधी सी बात है, तुमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने 1 2 3 4 करके लिखा था,
है ना। तो क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस पहला, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट होंगे, है ना। उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को क्या करोगे आप, रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड क्या क्या करोगे आप, जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जर्नल प्रॉपर। समझो आगे ये एक एक चैप्टर है आपके, आगे आने वाले एक एक चैप्टर है। कैश बुक एक चैप्टर है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ये सब्सिडरी बुक्स कहलाती है। कैश बुक प्राइमरी होती है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल हमारे कोर्स में नहीं है। हम जितनी भी जर्नल एंट्री पास करेंगे वो सब क्या है, जर्नल प्रॉपर है, 8वां पॉइंट, ठीक है। बिल्स 6ठा और 7वां हमारे सिलेबस में नहीं है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सिलेबस में नहीं, बोर्ड में नहीं रखा, वो बोर्ड से पूछना पड़ेगा। मेरे को क्या, जितना है उतना मैं पढ़ा दूंगा, बराबर। चल, तो कैश बुक का मतलब ये होता है बेटा कि यदि नगद ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब एक लोग बाग दुकान में लगा के रखते हैं ना, नगद वाले डिस्को उधार वाले किसको, है ना। तो नगद वाले डिस्को मतलब सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट उधारी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। क्रेडिट यानी उधारी, ठीक, कैश यानी नकदी। तो कैश में यदि आपने लेन देन किया, मतलब एक हाथ से पैसा दिया और दूसरे हाथ से आइटम लिया, ये है कैश ट्रांजैक्शन। यदि ये हुआ तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में। यदि आपने क्रेडिट में खरीदा कोई चीज, परचेस की, वो भी कैसे, क्रेडिट में, उधारी में, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, परचेस बुक में। यदि आपने कोई चीज उधारी में बेच दी, सेल कर दी, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक में। आपने कैश में खरीदा या बेचा तो कहाँ होगा, कैश बुक। लेकिन आपने क्रेडिट में परचेस किया तो परचेस बुक, क्रेडिट में सेल किया तो सेल्स बुक। परचेज रिटर्न बुक मतलब जो आपने उधारी में खरीदा था, परचेस किया था, वो आपने सामने वाले को रिटर्न कर दिया, तो वो क्या है, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। सेल्स रिटर्न, आपने उधारी में सेल किया, आपको रिटर्न आ गया, हो सकता है गुड्स डिफेक्टिव हो, अम्मा जान से चीजें खरीदते हो फिर रिटर्न कर देते हो, पसंद नहीं आता तो सेल्स रिटर्न, उसके लिए, आपके लिए परचेज रिटर्न। क्लियर है क्या, पक्का। फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदा, पसंद नहीं आया, रिटर्न मार देते हो, तो जो रिटर्न कर दिया वो क्या है, परचेज रिटर्न। और उसके लिए क्या है, क्योंकि उसने सेल किया था, जिस भी बंदे ने आपको डिलीवरी भेजी होगी, बराबर है, सेल बुक। क्लियर है, ठीक। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल थोड़ी देर बाद, यानी चैप्टर 2 में, वहां पर डेफिनेशंस है, वहां पर फिर से ये सब कुछ आएगा। अब चलो आगे बढ़ो। जर्नल प्रॉपर, देखो बेटा, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कैश क्रेडिट में क्लासिफाई नहीं हो पाया, आपको समझ में नहीं आया, तो आप अनाथ आश्रम भेज दो, मतलब जर्नल प्रॉपर। फिर उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दो, जर्नल प्रॉपर। जो ऊपर कवर नहीं हुआ वो कहाँ चला जाएगा, जर्नल प्रॉपर जेपी में। जिसका कोई नहीं होता बेटा उसका जेपी होता है, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। अनाथ आश्रम की पहली प्रोसेस क्या है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। दूसरा क्या है, उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के लिए 8 चीजें, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और अनाथ आश्रम जर्नल प्रॉपर जेपी। ये 2 काम करने के बाद आपको क्या करना है, क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेम ट्रांजैक्शन एट सेम प्लेस। एक ही नेचर के ट्रांजैक्शन को एक ही जगह लिखना क्लासिफिकेशन है। इसी को क्या बोला जाता है, पोस्टिंग इनटू लेजर। ये तीसरी स्टेप हो गई। ये आगे जब बढ़ी तो कहां चले गए, समराइजिंग में। समराइजिंग के बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। ये एरो क्लियर है, आगे बढ़ूं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या है। मेरे को लगता है आज मैं इस चैप्टर को यहाँ खत्म कर दूं। हाँ, बहुत है इतना, मतलब इसको पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा नहीं है, ठीक है। अभी हम इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, आपने मुझे इतना झेला, बहुत बहुत धन्यवाद।